नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का आज के नए पॉडकास्ट में, जिसका विषय है सुसाइड। आजकल के परिवेश में और समाज में जो आत्मघात की स्थिति चल रही है, वो काफ़ी विचलित करने वाली है। आज हम अनंत श्री से इसी विषय पे बातचीत करेंगे और उन फैक्टर्स को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे जो आत्मघात की तरफ हमें ले जाती हैं। आइए शुरू करते हैं। अनंत श्री, आजकल देखा गया है कि अभी मैं कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो 10th और 12th के बच्चे जो अपनी 10th के बाद या 12th के बाद कोटा चले जाते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, कुछ इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो तुरंत वो लोग आत्मघात की तरफ चले जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब क्या चीज़ पेरेंट्स की गलती है या बच्चों को उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है जिसकी वजह से सुसाइड की टेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं वो लोग? क्या देखना चाहिए मतलब? देखिए, ये स्थिति तो दुखद बन गई है और मुझे लगता है कि हमको सब तरफ देखना पड़ेगा, आमूल-चूल इसको देखना पड़ेगा। परिवार भी, शिक्षा व्यवस्था भी, समाज की व्यवस्था भी, सब जिम्मेदार हैं। ये देखा जाए, व्यक्ति को अपने आत्म मूल्य से हटाकर किन्हीं काल्पनिक मूल्यों में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, वो व्यक्ति को ऐसे खालीपन की तरफ ले जाती है जो उसको आत्मघात के लिए प्रेरित करता है। यूँ देखा जाए, ये कदम भी कितना बड़ा है और दुखद है कि जब व्यक्ति को लगता है कि मेरा ना रहना ही शायद अच्छा है, जबकि जीवन में सर्वाधिक सुंदर चीज़ तो है कि व्यक्ति जीवित हो और कुछ अच्छा करे। लेकिन ये अर्थहीनता की स्थिति ये पूरे समाज ने उसके अंदर डाली है और उसके अंदर जो आत्मसम्मान, आत्ममूल्य होना चाहिए उसको कम किया है। तो धीरे धीरे अगर हम बचपन से ही पूरे समाज, परिवेश, परिवार से उसको अपना सम्मान करना, स्वयं से प्रेम करना, अपना मूल्य बताना समझाएंगे तो इन स्थितियों पर असर पड़ेगा। अनंत से यहाँ पे पेरेंट्स को मतलब जैसे होता है कि मुझे लगता है कि स्यूडो अर्थ दे देते हैं लोग जीवन का, कि जीवन में अगर तुम्हारे ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सही अर्थ क्या होना चाहिए जीवन का, अगर पेरेंटिंग के हिसाब से देखें या समाज के दायरे से अगर हम रह के देखें कि सही अर्थ अगर किसी के अंदर डालना है तो कैसे मतलब डाल सकते हैं? देखिए, एक सही अर्थ यूँ देखा जाए हर कोई जानता है। जीवन इतना सरल है कि ऐसा नहीं कि सही अर्थ कोई जानता नहीं। सभी को पता है कि जीवन में हर व्यक्ति प्रसन्न होना चाहता है। अल्टीमेट सर्च है, सर्च फॉर हैप्पीनेस। और फिर वही पीस और वो सब चीज़ें आ जाती हैं, लव, हार्मनी। लेकिन इनिशियली तो हर व्यक्ति प्रसन्नता ही चाह रहा है। बच्चा भी प्रसन्नता चाह रहा है, उसको खिलौना चाहिए, उसको भोजन चाहिए, अपनी मनपसंद की चीज़ चाहिए, जो चाहे वैसा हो जाए, वो प्रसन्न रहना चाहता है। अब पढ़कर भी, शिक्षा लेकर भी वो प्रसन्न होना ही चाहता है। माँ बाप भी अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और प्रसन्न होना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों में क्या है ना, कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि वो ये भूल जाते हैं कि प्रसन्न होना है, वो सारे काम भी दुखी होने वाले करने लगते हैं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट अरेंजमेंट जीवन का। उनको लगता है कि ऐसा होगा तो प्रसन्नता होगी, ऐसा नहीं होगा तो प्रसन्नता नहीं होगी। ये शिक्षा और उनकी समझ का मूलभूत अंतर है कि प्रसन्नता भीतर से आएगी। तो हमको वो जो अंतरतम है व्यक्ति का, बच्चे का, वो सशक्त बनाना है। वो सशक्त रहेगा तो जीवन में बहुत कुछ कर लेगा और खुश रहेगा। तो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। अब जिस बच्चे का अंतरतम कमज़ोर हो गया, वो सफलता पाकर भी निराश होता है। तो आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो ये भी तो बताते हैं कि जो बच्चे असफल हो गए वो भी आत्मघात कर रहे हैं, जो सफल तो हो गए लेकिन दूसरे नंबर पर आ गए वो भी आत्मघात कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो पहले पर ही आना था। उनको लगता था पहले पर आकर ही शायद उनको कुछ मिलेगा। तो ये स्थिति त्रासदी वाली है। फिर एक इसमें और बात है, मुझे लगता है प्रारंभ से ही सफलता का एक व्यापक पैमाना समझाना चाहिए और ये काम बच्चों से ही करना होगा। हालांकि बड़े भी समझें तो अच्छा है,
जब जागे तब सवेरा। लेकिन प्रारंभ से ही कि सफलता हमारा आर्थिक संपन्नता भी है, सफलता हमारा स्वास्थ्य भी है, सफलता हमारा स्वस्थ मन भी है, हमारे अच्छे संबंधों का होना भी सफलता है, और फिर सर्वोपरि हमारे भीतर प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता का होना, वो भी सफलता ही है। तो जब सफलता को हम देखने चलेंगे तो सारे आंकड़ों को देखेंगे कि सब चीज़ें हैं तो हम सफल कहेंगे। अब मान लीजिए किसी के संबंध असफल जा रहे हैं, स्वास्थ्य असफल जा रहा है, मन असफल जा रहा है, तो उसको सफल नहीं कहेंगे, वो किसी भी मुकाम पर हो। तो सारे इंग्रेडिएंट्स का जोड़ना, एक टोटल डेफिनेशन हमें बनानी पड़ेगी उसकी। ये तो जैसे एजुकेशन की बात हो गई। आजकल लोग जॉब में भी अगर जा रहे हैं, जैसे कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, या कोई कॉरपोरेट सेक्टर में है, या ये भी देखा गया है कि अभी आईएएस भी लोग बन के सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि कोई दबाव रहता है, या उनकी जो वर्क प्रेशर है, या शादीशुदा जो उनका रिलेशन है उसमें भी कहीं गड़बड़ होता है, तो वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। कमज़ोर बना दिया गया है लोगों को, और इसी को कहते हैं ना कि अपने से हटाकर उनका जो केंद्र है बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, कि सब कुछ बाहर से तय होगा, तो वही उनको परेशान करता है। अब जैसे वैवाहिक जीवन की असफलता और उनकी त्रासदी भी बहुत सारे परेशानियों, बीमारियों और आत्महत्या के जड़ में रहती है। बिल्कुल। लेकिन विवाह को भी हमने क्या बनाया है? विवाह को हमने ऐसा नहीं बनाया है कि हम अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खुशियाँ, अपनी प्रसन्नताएं हम शेयर करेंगे एक दूसरे से, हम दूसरे से निकालेंगे। हमको लगता है दूसरे से हम लेंगे, और दोनों ले रहे हैं, दोनों इसी मेंटालिटी से विवाह में जा रहे हैं कि हमको इससे प्रसन्नता लेनी है, उसको इससे प्रसन्नता लेनी है। फिर झगड़े ये शुरू होते हैं कि प्रसन्नता कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि प्रसन्नता तो आ नहीं रही, वो तो आएगी भीतर से, अपने भीतर की समझ से, संतुलन से। तो दोनों फिर एक दूसरे को दोषारोपण करेंगे। अब जब ये बाहर की ही इतनी आदत पड़ चुकी होती है, तो व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता है कि अब हमको बाहर दौड़ना बंद करके भीतर लौटना है, अपनी तरफ लौटना है। तो आत्महत्या जैसी चीज़ें भी वो बाहर की दौड़ ही है। मतलब लोग अपने काम में हैप्पीनेस खोजने लगते हैं। बिल्कुल, उनको लगता है कि यहाँ पर हमको मिलेगी। काम है, जैसे कि एक टीचिंग ये भी दी जाती है, अपने काम में खुशी ढूंढो। तो काम में खुशी कुछ नहीं मिलने वाली। काम है, काम को सहजता और सामान्य ढंग से करो, बस इतना पर्याप्त है। खुशी अंदर से आएगी, वो रंग हम भीतर से बाहर डालेंगे। हमारी सजगता, हमारी संवेदनशीलता वो रंग उस पर डालेगी। काम को अपने खुशी का आयोजन बनाना, ये भी इंसान को परेशान करेगा। कैसे खुशी आ जाएगी? लोग कहें एंजॉय करो अपने काम को। अब कोई व्यक्ति, तमाम काम हो सकते हैं, 2-4 काम छोड़कर जो उसकी हॉबी या पैशन से मिलते हैं, किसी को मान लीजिए गायन का है, किसी को फोटोग्राफी का है, लेकिन उसको मज़ा भी तभी तक आता है जब वो नॉन प्रोफेशनली उनको कर रहा होता है। जिस दिन वो प्रोफेशनली करने लगता है तो पैसा लेना, फिर उसकी फ़ीस तय करना, उसकी धींगा मुश्ती, उसकी लड़ाई झगड़ा, वो खो बैठता है अपनी खुशी। मज़ा नहीं आ रहा उसको करने में। मज़ा उसको तभी तक आ रहा है अपने काम में जब तक वो स्वांता सुखाए कर रहा है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे कि कोई भी काम प्रसन्नता नहीं लाएगा, प्रसन्नता तो हमारे स्वभाव में होगी। काम को सहज सामान्य ढंग से करना पड़ेगा, और व्यक्ति को ये मानना पड़ेगा कि जीवन में है तो एक सामान्य जीवनचर्या में तमाम काम शामिल होते हैं, तो उनको हमें बिना किसी फ्रस्ट्रेशन, बिना किसी इरिटेशन के करने का कौशल सीख लेना चाहिए। लेकिन उसमें प्रसन्नता नहीं निकालने जाएंगे। अब कोई दुकानी मान लीजिए खोल कर बैठा है, हर चीज़ अच्छी है, मैं तो कह रहा हूँ, कोई भी समस्या नहीं, कोई व्यवसाय, एक दुकान है मान लीजिए, वहाँ पर वो कपड़ा बेच रहा है, तो लोग कहेंगे कि कपड़े बेचने को एंजॉय करो। वो क्या एंजॉय करेगा कपड़े बेचने को? कपड़ा बेचना एक सामान्य प्रक्रिया है, वो बेच देगा, पैसे ले लेगा, बात ख़त्म हो जाएगी। उसमें कौशल में बस इसी को मानूंगा कि वो शांति से, बिना किसी कुंठा के, बिना किसी उलझाव के अपना बेचने खरीदने का काम कर लेता है। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, अगर वो कहेगा कि
कोई ऑपरेशन अगर वो सक्सेसफुली कर लेता है, उसके बाद वो हैप्पी मतलब प्रसन्न होता है। तो अगर वो प्रसन्नता के साथ उस ऑपरेशन करेगा तो फिर सक्सेस अनसक्सेस को कुछ टेंशन भी नहीं रहेगी। कोई टेंशन। डॉक्टर के उदाहरण में देखें, उसको प्रसन्नता कब आएगी? उसको प्रसन्नता तब आएगी जब उसके अंदर संवेदना होगी, उसके अंदर करुणा होगी। वो ये भी जानता होगा कि मेरा प्रोफेशन है, इससे मुझको पैसा भी मिलता है। वो एक अलग बात है। पैसा देखिए हर चीज़ का मिल ही जाता है व्यक्ति को, लेकिन उसके अंदर जज्बा है कि हम किसी को ठीक कर पाएँ तो अच्छा होगा। तो वो एक बड़ी गहरी प्रसन्नता को ढूंढेगा कि वो अपना काम करेगा पूरी गंभीरता से। अब प्रसन्नता से काम करने का मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन थिएटर में वो नाचने लगेगा। कुछ लोग ऐसा सिखाते भी हैं और कई डॉक्टरों के बारे में मैंने सुना भी है कि वो नाचने की कोशिश करते हैं, तो नाच के कैंची नाइफ कहीं इधर उधर मार सकते हैं, ये ज़रूर गुंजाइश हो सकती है। आजकल ऐसे रील्स भी आ रहे हैं। ऐसे हाँ, वो चलता भी है। हालांकि वो उसको भी मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो अतिरेक है। मतलब किसी समझ को थोड़ा सतही बना देना है। चिकित्सक को गंभीरता से, पूरी सजगता से अपना काम परफॉर्म करना है। उसकी खुशी आएगी उसके परिणाम और उसकी भावना में। उसकी भावना, हमने अच्छा किया, बेहतर से बेहतर जो हमसे संभव था वो मैंने किया अपने ज्ञान और अपनी कुशलता के माध्यम से, और फिर उसका अगर परिणाम भी बहुत बेहतर आया तो उसकी प्रसन्नता और बढ़ जाएगी। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल आदमी है, उसने अपने जीवन में कुछ एम्बिशन उसने बनाए हुए हैं, तो उस एम्बिशन से वो पूरा एक स्टोरी तैयार कर लिया है कि हाँ ऐसे माँ बाप खुश हो जाएंगे, ऐसे जब मैरिटल जब स्थिति होगी तो वो खुश हो जाएगा, या समाज उस तरीके से। लेकिन जब उस चीज़ को वो पा नहीं पाता है और फिर उसे लगता है कि अब तो मतलब जीना एकदम बेकार है मेरा, मुझे मर ही जाना चाहिए, तो उन सारी परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना चाहिए? ये मतलब बहुत बड़ा विषय है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जैसे एक आम आदमी है मान लीजिए, तो उसने अपना एक एम्बिशन बनाया कि मुझे ये करना है, मेरे माँ बाप इससे खुश हो जाएंगे, या उसका परिवार बनता है तो वो उससे खुश होगा, समाज उसको एक अलग ऊंचाई पे देखेगा। लास्ट में वो क्या होता है कि वो उस चीज़ को नहीं कर पाता है। लेकिन उस जब नहीं कर पाता है तो एक पॉइंट पे वो सोचता है कि यार अब मैं माँ बाप को क्या जवाब दूंगा, समाज मुझे कैसे देखेगा, या मेरा परिवार है वो मुझे कैसे देखेगा। तो इन सारी परिस्थितियों को उसको कैसे देखना चाहिए या कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि वो जो सुसाइडल थॉट है उससे वो ट्रांसेंड कर पाए? बिल्कुल, यही देखिए बातें जो हैं ना, इसीलिए अध्यात्म एक अपरिहार्यता बनता है, एक एसेंशियलिटी बनता है। वो ये नहीं होता है कि कोई टाइम पास है या कुछ और लोगों की तलाश है। अध्यात्म में हम कोई काल्पनिक चीज़ें नहीं सीखते हैं। मान अपमान, सुख दुख, पीड़ा और जो भी जीवन में आने वाली अच्छी बातें हैं, उनसे तटस्थ रहने की जो अपने भीतर क्षमता है उसको हम विकसित करते हैं। प्रारंभ से ही जब व्यक्ति हर चीज़ में उतना ही लिप्त होना सीखता है, मान हो अपमान हो, अच्छा हो बुरा हो, उसमें एकदम बह जाना सीखता है, तो कमज़ोर होता चला जाता है। वो बड़ा कांपता हुआ सा होता है, जैसे निरंतर वो कांप रहा है। और ऐसा व्यक्ति, एक तो बात बिल्कुल तय ही है, इसमें कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं, हमेशा वो अपने जीवन का मूल्य बाहर से ही ढूंढ रहा है। बाहर के लोग क्या देखेंगे, बाहर के लोग क्या सोचेंगे, और ये बात इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपने जीवन को भी समाप्त करने को सोच लेता है कि भाई उससे तो अच्छा है मर ही जाए। जबकि अगर संवेदनशील स्थिति देखी जाए तो जीवित रहना सबसे बड़ी स्थिति होनी चाहिए। आप जीवित हैं तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर। आज खराब है तो कल आप बेहतर कर लेंगे। अगर जीवित रहेंगे ही नहीं तो क्या होगा? तो अपने मूल्यों को बाहर तलाशने की जो एक आदत पड़ गई है मनुष्य को, और दूसरों से मान सम्मान लेने की, इस सब पर हमें प्रारंभ से ही अंकुश लगाना चाहिए। प्रारंभ से मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक लर्निंग पीरियड है, लेकिन सीख तो कभी भी व्यक्ति लेता है। अब बच्चे को देखिए क्या है, माँ बाप उसके अहंकार को बड़ा विकसित करते हैं। कैसे विकसित करते हैं? उसके मन की हर चीज़ होगी, जो वो चाहेगा वैसे होगा, उसकी पैम्परिंग होगी, उसकी तारीफ होगी, तो उसको लगता है दुनिया में सब इसी तरह से हमारे पास आना चाहिए। वो सेंटर बन जाता है बच्चा।
वो बांटना भूल जाता है, शेयर करना भूल जाता है, वो भूल जाता है कि दूसरों की भी अपनी समस्याएं, तकलीफ़ें हो सकती हैं। प्रारंभ में देखिए लोग बच्चों की तारीफ़ बहुत करते हैं, लेकिन अगर प्रारंभ में देखिए तो बच्चा निपट स्वार्थी है, माँ बाप का पूरा शोषण कर रहा है। उसको मतलब ही नहीं माँ बाप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं है, उसको ये चाहिए तो चाहिए, उसको कोई जिद करनी है तो करनी है। उसको भी संवेदनशीलता विकसित नहीं हुई। हाँ, कुछ बच्चों में विकसित हो जाती है, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं होती। तो अगर वो ये देखना शुरू करेगा कि दूसरों की तरफ भी देखे, उनके दुख तकलीफ भी देखे, उनकी परेशानियाँ भी देखे, लेकिन वो देखेगा नहीं, उसको हमें सिखाना पड़ेगा कि देखो ऐसा भी होता है, और उसको एक अहंकार का केंद्र बनने से रोकना पड़ेगा कि हम उसकी पैम्परिंग इस तरह से ना करें। दुनिया में बहुत लोग हैं, सब अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तुम भी अच्छा करो, और उसको उसके होने की वजह से प्यार दें। तुम हो इसलिए तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। लेकिन हम बच्चों को भी वैसी ही जो डेवलपमेंट की चीज़ करते हैं जैसे अपने कुत्तों को पालते हैं। कुत्ते को अच्छा कराएंगे तो उसको ट्रीट देंगे, कि उसको जब ट्रेनिंग देते हैं ना कुत्ते को, तो यही तो सिखाते हैं जो ट्रेनर होते हैं, एनिमल ट्रेनर। बिस्किट लेके, हाँ, इसको बिस्किट दो, इसने अच्छा किया, इसने ये सूसू नहीं करी, इसको बिस्किट दो, इसने ये काम अच्छा किया, इसको ये चॉकलेट, जो भी कुत्ता खाता होगा उसको ये चीज़ दे दो। अब कुत्ता तक तो ठीक है, वो एक एनिमल है, लेकिन बच्चे को भी हम ये ट्रीट दे के ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं कि हर चीज़ में उसको हम प्रोत्साहन देते हैं कि उसने कुछ किया तो हर अच्छा, यानी कि वो सीखता है कि जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तब मुझे प्यार मिलता है, जब मैं कुछ अच्छी सफलता की बात करता हूँ तो मुझे प्यार मिलता है, जब मैं मुस्कुराता हूँ, हंसता हूँ तो लोग मुझे गोद में उठा लेते हैं। रोते में भी उठाते हैं, लेकिन वो उसको दिख जाता है, रोने वाले में थोड़ा मजबूरी में उठाते हैं, लेकिन हंसता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे बच्चे को एक ट्रीट लेने की आदत पड़ जाती है। लेकिन बच्चे को उदास हो, बीमार हो, कुछ किया हो उसने, कुछ ना किया हो, हम उस सब में उसको प्यार देना सीखें। अब उसने कोई ड्राइंग बनाई, शुरुआत तो यहीं से होती है, उसने कुछ भी उल्टी सीधी लकीरें खींची, माँ बाप ने कहा वाह बिल्कुल क्या बना दिया, और बहुत खुश हो गए। मैं उसको भी बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब उसने कुछ भी नहीं किया है तब भी उसको वैसे ही प्यार दीजिए। तो वो ये सीख जाता है कि ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं ये प्यार में कोई महत्व नहीं रखते हैं। हमारे माता पिता का प्यार हमको अनकंडीशनली मिल रहा है। तो जब ये अनकंडीशनल चीज़ होगी तो फिर किसी भी चीज़ पर धीरे धीरे वो निर्भर नहीं रहेगा। प्यार क्यों निर्भर रहेगा किसी चीज़ पे? फिर उसका पद प्रतिष्ठा, उसके समाज में जो भी हैसियत है वो सबसे पे निर्भर नहीं रहेगा। तो वहाँ पर वो उस चीज़ से बाहर हो सकता है। अच्छा अनंत श्री, जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे कोई लव रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे दो लोग आपस में रिलेशनशिप उनका बड़ा लंबा चल गया। अब एक पॉइंट आता है कि रहा नहीं जाता उन दोनों में, और फिर एक पॉइंट ये भी आता है कि वो छोड़ भी नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि यार उसने इतना किया मेरे लिए, मैंने उतना किया, लेकिन एक सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। वो घुट घुट के जी रहे हैं, वो खुल के जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर देखिए एक बड़ा सम्यक दृष्टिकोण लेना पड़ेगा, संतुलित दृष्टिकोण लेना पड़ेगा। एक जो बहुत ही प्रगतिवादी और अतिरेकी दृष्टिकोण होता है वो कहता है अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, ठीक नहीं लग रहा अलग हो जाओ। लेकिन मैं इसमें कहूँगा कि अगर हम किसी के साथ 10 साल 15 साल रहते हैं तो एकदम से अलग हो जाना कोई विकल्प नहीं है, रूपांतरण भी विकल्प है। और संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। धीरे धीरे क्या है, लोग संवाद को बंद कर देते हैं। हमको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हम संवाद में जाएं। संवाद कोई रास्ता निकालेगा और ये ग्रेटिट्यूड भी होगा। देखिए हम 10-15 साल अगर किसी संबंध को सींचते हैं तो उसको उस वृक्ष की तरह भी देखना चाहिए कि हमने 10-15 साल तो सींचा है, अब थोड़ा पत्तों में कीड़े लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, तो थोड़ा उसको पेस्टिसाइड है जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसे भी हमें कंट्रोल करना है हम कंट्रोल करें, काट के ही उसको ख़त्म कर दें। ये विकल्प तुरंत तो समझ में आता है, लेकिन ये उतना
ह्यूमन नहीं लगता, उतना मानवीय नहीं लगता है कि पेड़ को भी नहीं काटिए, उसको भी संभव है तो बचा लीजिए। हालांकि मैं जानता हूँ इस पर भी बड़ी दुविधा की स्थिति है कि कई बार बचाने वाली ही स्थितियों से लोग बड़ी त्रासदी में भी चले जाते हैं। लेकिन तब आकलन ये करना पड़ेगा, क्या सचमुच में उतनी त्रासदी की स्थिति है? जैसे इसीलिए इसमें सम्यक दृष्टिकोण मैंने कहा कि जिनको बहुत त्रासदी है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है, भावनात्मक मानसिक अत्याचार की सीमाएं पार हो गई हैं, तो वहाँ पर तो उनको संबंध से बाहर जाने की तरफ सोचना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बड़े सामान्य से मतभेद हैं, सामान्य सा मनमुटाव है, सामान्य सा अनबन है, तो वहाँ पर उसको वो संवाद के हिसाब से बना भी सकते हैं। तो वहाँ जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये परिवार में अगर देखा जाए, परिवार में अगर मान लीजिए माँ बाप हैं, उनका लड़का है, या जॉइंट फैमिली है, कोई और मेंबर है, वो अगर मैं देखता हूँ कि खुल के अगर बात भी नहीं हो रही है तो वो लगता है कि यार इस परिवार में नहीं रहना है, वो भागने की एक टेंडेंसी बन जाती है। जैसे कि आप बता रहे हैं वो कि एक डायलॉग होना चाहिए, तभी आदमी खुल के अपनी बात कह सकता है और जी सकता है, मतलब खुल। बिल्कुल। संवाद के सेतु हमने समाज में और परिवार में तोड़ दिए हैं, ये दुखद है। संवाद होना चाहिए। संवाद देखा जाए औषधि है, सब चीज़ों का उसमें हल निकल आता है। मित्रता में भी, परिवार में भी, हर तरफ। अब मित्रों में मनमुटाव हुआ, दो में किसी को कोई अच्छी चीज़ नहीं लगी, वो तीसरे चौथे पे जाके उसने गाली गलौज शुरू कर दिया, संबंध खत्म हो जाएंगे। दो लोगों में कोई मतभेद हुआ तो वो दो लोग आपस में संवाद कर ले कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, या मैं ये बात कहना चाहता हूँ, तो वो एक हल निकल आएगा। प्रतिक्रिया तब आती है जब बात तुम्हारी बुरी लगी थी या तुम्हारी बात हमें ठीक नहीं लग रही थी, हमने जाके तीसरी पार्टी से। तो अनंत जी, जैसे दो लोग हैं, अगर एक कम समझदार है, एक ज़्यादा समझदार है, अगर दोनों में आपस में डायलॉग होता है तो वहाँ पे भी कई बार बहुत लंबा खींच जाता है कोई चीज़, मतलब कुछ बनता नहीं है वहाँ बात। तो इसको कैसे टैकल करने की कोशिश करते हैं? ये दुविधा तो है, ये गुत्थी बड़ी है कि कम समझदार और ज़्यादा समझदार लोगों को आपस में निपटना पड़े, तो जिम्मेदारी हमेशा ज़्यादा समझदार व्यक्ति की ही बनती है। उसको ही रास्ता निकालना पड़ेगा और उलझने से बचना पड़ेगा। इसीलिए उसको थोड़ा स्पष्टता और निर्णयात्मक जो एटीट्यूड है वो लाना पड़ेगा, नहीं तो उलझे रहेंगे तो आप लंबे समय तक उलझे रहेंगे। और एक ये चीज़ भी ध्यान रखने की है संबंधों में, चाहे आत्मघात का परिवेश जो धक्का देता है वो सब, एक जो मनोरोग की स्थिति है, मनोरोग की रेंज बड़ी व्यापक है, वो भी बड़ा रोल प्ले करती है। मान लो समझदार और वाली अगर स्थिति की बात करें, कम और ज़्यादा, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से ही थोड़ा सा असंतुलित हो रहा है तो उससे क्या बात कर पाएंगे? उससे आप बात ही नहीं कर पाएंगे। आप कितनी देर बात करेंगे? आप हल ही नहीं निकलेगा, वो घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो वहाँ पर जो समझदार व्यक्ति है उसको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, विराम देना पड़ेगा, उलझना नहीं पड़ेगा हमको। ये शार्पनेस लानी पड़ेगी। अब कहाँ और कैसे आएगी, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है। अभी मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो उसके घर का माहौल कुछ ऐसा है कि वो मेरा फ्रेंड खुद, उसको ऐसा लग रहा था यार कि मर ही जाना चाहिए था। उसके अंदर एक सुसाइडल थॉट लगातार आने लगे थे। तो उस घर वालों को अगर मैं पूछूं आपसे कि कोई समझदार व्यक्ति है अगर, तो वो कैसे देख सकता है कि ये सुसाइडल की तरफ जा रहा है ये, या जिसके अंदर आ रहा है उसको कौन सी चीज़ ऐसी देखनी चाहिए जो उस टेंडेंसी से वो ट्रांसेंड कर जाए? अक्सर घर परिवार में हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अंदर अंदर एकदम लगता है कि जीवन अपना गवा देना चाहिए हमको। इसके देखिए कुछ न कुछ लक्षण तो नज़र आते ही हैं। मित्रों को, परिवार वालों को, उनको भी उन्हें देखना चाहिए। और अगर व्यक्ति स्वयं समझदार है तो उसे भी अपने अंदर उनको देखने की कोशिश करनी चाहिए कि मेरे अंदर भी वो आ रहे हैं विचार। देखिए, एक तो जीवन के प्रति जो गहरी निराशा उसके अंदर व्याप्त होने लगती है, हर चीज़ से वो टूटने लगता है, उसको लगता है कोई मतलब नहीं।
यहाँ पर एक खतरनाक स्थिति ये होती है कि जो धर्म से जुड़े लोग होते हैं वो इसको पहचान नहीं पाते हैं, वो उसको थोड़ा धार्मिक जामा भी पहना देते हैं कि ये विरक्त हो रहा है। आसक्त और विरक्त का मतलब उतना बड़ा नहीं है। आसक्ति यानी किसी चीज़ में बिल्कुल खो गए, और विरक्ति किसी चीज़ से बिल्कुल आप हट गए। ये व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में इनका अर्थ बिल्कुल अलग है। विरक्ति का अर्थ है एक सम्यक संतुलन के साथ हम चीज़ों में लिप्त नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीवन के प्रति रुचि खोता जा रहा है, लोगों से मिलने जुलने में अब उसकी रुचि नहीं रह रही है, छोटी छोटी चीज़ें उसे अब कोई खुशी नहीं दे रही हैं, निरंतर कोई ऐसी ही नकारात्मक और अवसाद की स्थिति उसको घेरे हुए, तो इसका मतलब है कि इसका ट्रैक ठीक नहीं है, ये उस तरफ जा सकता है। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है वो ये भी है कि ऐसे क्षण में व्यक्ति कुछ अतिरेकी व्यवहार भी प्रदर्शित करने लगता है। जैसे अचानक वो बड़ा खुश होने का वो प्रदर्शन करेगा और अचानक बिल्कुल डाउन हो गया, खो गया। अभी शाम को मिलोगे तो लगेगा कि व्यक्ति बिल्कुल मस्त था, पार्टी कर रहा था, चुटकुले सुना रहा था, हंस रहा था। मतलब वो जबरन रहता है, या वो अभी उसके अंदर से छटपटाहट चल रही ज़िंदगी को पकड़ने की और पकड़ नहीं पा रहा है। फिर वो सुबह आप मिलेंगे तो पता चलेगा बिल्कुल डूबा हुआ, निराश, कुछ नहीं, बिल्कुल रोया रोया सा व्यक्ति है। तो ये अतिरेकी व्यवहार है, अभी इस तरफ है, एकदम से दूसरी तरफ चला गया। ये भी लक्षण है कि संतुलन नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। संतुलन न होने का अभिप्राय ही है कि व्यक्ति असंतुलन की तरफ जा रहा है। तो असंतुलन तो आत्मघात की तरफ भी ले ही जा सकता है, आत्मघात ना हो तो विक्षिप्तता की तरफ ले जा सकता है। व्यक्ति आमतौर से बातें करता था और एकदम से चुप हो गया, या एक व्यक्ति जो आमतौर से चुप रहता था एकदम से उसने ज़्यादा बातें शुरू कर दी। तो ये लक्षण है कि कुछ तो अलग हो रहा है इसके व्यक्तित्व में जो सामान्य नहीं था। तो वो असामान्य लक्षण हमको पहचानने चाहिए कि देखो ये ऐसा तो नहीं करता था। फिर क्या है कि पूरे समाज, व्यवस्था, इन सब के प्रति भी जब व्यक्ति बिल्कुल निराशाजनक बातें करने लगता है, सब कुछ नहीं रखा है, सब बेकार है, तो वो भी उसको एक अवसाद की तरफ खींचने का काम कर रहा है। बेकार है तो अच्छा भी है, दोनों चीज़ें का संतुलन होना चाहिए। तो ये जो दो ध्रुवों पे एकदम से शिफ्ट होने की चीज़ आ जाती है, मैंने देखा है कि ये लोग बड़ी जल्दी ही खींच लिए जाते हैं उस तरफ। इनको थोड़ा पहचाना जा सकता है कि सामान्य व्यवहार से एकदम से उसका व्यवहार बदल गया है व्यक्ति का। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा प्रवचन देते हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, जीना चाहिए, लेकिन अंदर अंदर देखा जाता है कि वो खुद नहीं जी पा रहे हैं। और कई स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर जो हैं वो सुसाइड भी कर बैठे हैं कि उनके इतने फॉलोअर्स नहीं हो रहे हैं, या उन्होंने जो एम्बिशन बनाया था वो अचीव नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस जो एक कल्चर बनाया है और जो सुसाइड की तरफ लोग जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रमोट भी करते हैं। वो उनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, प्रमोट करते हैं वो। लेकिन ऐसे बाहर से देखने में लगता है कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये भी दुखद स्थिति है। अभी कुछ साल ही हुए एक बड़े प्रसिद्ध गुरु ने आत्महत्या कर ली थी गोली मारकर, और उस पर सबसे जो विडंबना की स्थिति थी वो ये थी कि लोग आत्महत्या ना करें इसके लिए वो अभियान भी चलाते थे। लोगों को समझाते भी थे कि जीवन मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, और एक दिन रात में उन्होंने गोली मार ली अपनी। तो ये स्थिति भी सोचने के लिए विवश करती है कि जो व्यक्ति ये समझाने में सक्षम था कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, जीवन मूल्यवान है, उसके अंदर क्या इतनी हताशा पल रही थी कि उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तो ये सब प्रश्न तो खड़े ही हैं। अर्थ इसका जो जवाब यही है कि उसके अंदर वो हताशा पल रही थी क्योंकि वो भी अपनी छवि से ग्रस्त था। उसकी छवि बाहर से ही बन रही थी, उसके अनुयायियों के चलते, उसकी प्रसिद्धि के चलते, हर चीज़ से उसकी छवि बन रही थी।
अब जैसे जिन गुरु ने गोली मार ली थी, उनके बारे में ये भी निकला, सही था गलत था कि नहीं, शायद किसी स्त्री का उसमें हाथ था कि कोई अफेयर था और उसको उस संतुलन नहीं दे पा रहे थे, वो भी बात हो सकती है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए कि अगर वो सचमुच में आध्यात्मिक व्यक्ति समझदार है तो क्या अंतर पड़ता है। अफेयर से भी मैं कहता हूँ कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी गुरु के स्टेटस पे हमने देखी भारत में श्री कृष्ण का भी एक स्वरूप दिखाया, रोमांस है, अफेयर है, लेकिन उनकी अपनी आत्म स्थिति पे कोई फ़र्क नहीं है। शादी है, शादी एक से अधिक हैं, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो आंतरिक स्थिति है और व्यक्ति जो कर रहा है उसमें यकीन कर रहा है, किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है और बिल्कुल बिना छुपे हुए सबके सामने। दूसरे उदाहरण में देखिए अपने यहाँ गांधी जी को, उनकी कोई भी आलोचना कर ली जाए गांधी जी की कि वो अच्छे थे, बुरे थे, उन्होंने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, वो लोग करते रहते हैं आजकल। लेकिन गांधी जी भी एक ईमानदार व्यक्तित्व की तरह हमारे सामने आते हैं और विकसित होता हुआ व्यक्तित्व, यानी कि वो ऐसा व्यक्तित्व नहीं कि वो परिपूर्ण है, वो विकसित हो रहा है, रोज़ कोई बात समझ रहा है, सीख रहा है, फिर उस पर अमल कर ले रहा है, पीछे की बात को छोड़ दे रहा है। तो उनके जीवन में भी देखा जाए स्त्रियां हैं और तमाम प्रयोग हैं, लेकिन वो छुप नहीं रहे किसी चीज़ से, यानी कि वो अपनी छवि अपने अंदर से ही लगातार गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाहर से छवि नहीं ले रहे हैं कि कल को कोई आकर कह देगा अच्छा तुम तो औरतों कंधे पे हाथ रख के घूमते हो, गांधी जी कल को गोली मार लें अपने या जहर खा लें तो नहीं, या श्री कृष्ण जहर खा लें नहीं। वो कह रहे हैं आप ठीक है, हम कोई छुप के नहीं कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, आध्यात्मिक लोग भी उलझते हैं तब जब पहले तो उसको गलत मानते हैं और फिर उस गलत मानी हुई चीज़ में वो खुद आकर्षित हो जाते हैं, फिर आकर्षित होकर वो फंस जाते हैं, फिर उनको अपराध बोध लगता है। मतलब उस चीज़ को वो डिक्लेयर भी नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैंने पहले गलत किया था या कहा था, बाद में वो उसको कह भी नहीं पाते कि वो गलत नहीं पाते। बिल्कुल, वो कहें कि देखो ये मेरे अंदर से आ रहा है और जो मेरे अंदर से सहजता में आ रहा है मैं उसमें जीता हूँ, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है। और फिर ये दर्शन उनका होना चाहिए, ये दर्शन सबके लिए होना चाहिए। लेकिन वो तो निंदा में ही बैठे लगे हुए हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और फिर खुद शिकार हो गए तो फंस जाएंगे। तो ऐसे में आत्मघात की स्थितियाँ बनती हैं। और आत्मघात को एक और अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी मैं समझता हूँ समझने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल ही जहर खाकर, गोली मारकर, फंदा लगाकर मर जाना तो एक अंतिम स्थिति है, लेकिन उसके अलावा भी व्यक्ति मरे जैसा हो जाए, अपने को इस स्थिति में डाल ले कि वो मरे जैसा हो गया, वो भी एक तरह का आत्मघात है। बल्कि मैं देखूं कि इसको मास्क सुसाइड हम कह सकते हैं। मास्क, जैसे मास्क सुसाइड, तो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हमको मिलेंगे जिन्होंने मास्क्ड सुसाइड कर ली है। उन्होंने एक्चुअल सुसाइड नहीं करी है, उनकी सुसाइड हो चुकी, मर चुके हैं वो, बस जिंदा रहने का एक, हाँ बस जिंदा रहने का अभिनय चल रहा है, लेकिन वो वस्तुतः मर चुके हैं। अंशी इतना सुसाइड पे बात हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ, सुसाइड है क्या? सुसाइड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं तो इसको एक जीवन से हट गई व्यवस्था की तरह ही देखूंगा और ये जीवन की पुकार की तरह देखूंगा। वस्तुतः कोई मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। हर पशु पक्षी प्राणी, हर ऑर्गेनिज्म जीने की हर संभव कोशिश करता है। तो आत्महत्या को हम इसी दृष्टि से देख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर इतनी अर्थहीनता, इतनी निराशा कि जीवन का बिल्कुल भटक जाना, मतलब उससे जीवन अब जिया ही नहीं जा रहा है और जीना वो चाह रहा है, वो बिल्कुल उसको संभाल नहीं पा रहा है। तो जीने की पुकार है वस्तुतः। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं संवेदनशीलता भी है? संवेदनशीलता की कमी हो गई है वस्तुतः, संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता अगर हो तो व्यक्ति देखेगा कि एक ऑर्गेनिज्म ही अगर हम देख लें कि ये हमारा एक शरीर हमको एक उपहार की तरह मिला, तो हम इसको क्यों नष्ट करेंगे? हम इसका कुछ सुंदर सदुपयोग करते हैं। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जीने के लिए। और फिर अगर संवेदनशीलता है तो हम ये भी देख सकते हैं जिन लोगों से हम जुड़े हैं
वो भी तो दुखी होंगे, उनके जीवन में भी तो आघात आएगा। और यहीं पर ये जो मनोविकृति है कई बार इस तरह से भी होती है कि व्यक्ति अपने संबंधियों को आघात देना चाहता है और वो आघात देने की साहस उसके अंदर ये नहीं है कि वो सीधे सीधे जाकर उनको आघात दे दे, तो सोचता है हम मरकर ही इनको आघात दे देंगे, इनको पीड़ा दे देंगे। तो ये भी एक पहलू है कि वो मरना चाहता है कि दूसरे को सज़ा देना चाहता है, अपने माँ बाप को, अपनी पति पत्नी को, बच्चों को, या बच्चे किसी भी डायरेक्शन में। इस तरफ ज़्यादा लोग सोच नहीं पाते हैं, मतलब हाँ बिल्कुल, वो सोचता है इससे तो कम से कम ये पीड़ित होंगे। उसको मान लीजिए अपने माता पिता को लेकर बहुत कुंठा थी, या किसी पति पत्नी को, या किसी को भी, किसी के प्रति। अब वो इतना भी साहसी नहीं है कि एक दिन जाए लड़ाई झगड़ा कर ले अच्छे से और संतुष्ट हो जाए, वो कर नहीं पा रहा है। तो ये संवेदनशील व्यक्ति नहीं है, ये असंवेदनशील है और इसके अंदर एक कटुता और कहीं से जड़ता बढ़ती जा रही है। तो वो अपने को ख़त्म करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा और स्वयं को तो प्रताड़ित कर ही रहा है, वो स्वयं को प्रताड़ित कर ही रहा है। तो ये एक दृष्टिकोण भी है। तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अगर हम देखें, मूल रूप से करुणा का पात्र है और उसके अंदर हिंसा आ चुकी। लोगों को लगे हिंसा क्या कर रहा है, वो तो अपने ही पंधा लगा के लटक गया या अपना ही अपने को नुकसान किया। लेकिन हिंसा है, हिंसा ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने से जुड़े लोगों को, अपने से सारी व्यवस्था को धक्का देना चाहते हैं, चोट पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए करुणा के पात्र हो जाते हैं लोग। इनको संवेदनशीलता की कमी उधर धक्का देती है, संवेदनशीलता नहीं है। सुसाइडल टेंडेंसी क्या उसी इंटेलिजेंस से आती है, उसी स्रोत से ही आती है? या देखिए, हर चीज़ तो स्रोत से ही आती है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जो वो अनंत संभावनाओं का क्षेत्र, उसके बिना तो आ नहीं सकती। लेकिन अवरुद्ध हो गई जीवन धारा, अवरुद्ध हो गई जीवन धारा। लेकिन एक नदी अवरुद्ध होती है तो रास्ता बनाती है, उसका रास्ता रुक गया तो वो चट्टान तोड़कर चट्टान के किनारे से कहीं से वो नैसर्गिक है, नेचुरल है। अवरुद्ध हो गई नदी, सूख जाना अगर चाहे तो ये नैसर्गिक नहीं है। और मनुष्य के भीतर चूँकि स्वतंत्रता की, मन की संभावनाओं की सारी रेंज दी गई है, तो उसमें एक आत्महत्या भी है। और मैं समझता हूँ वो है रेंज, इसीलिए जीवन को संभालने की उसके पास क्षमता भी ज़्यादा है। कोई पशु अपने जीवन को बहुत उच्च कोटि तक संभाल भी नहीं सकता, लेकिन मनुष्य संभाल सकता है क्योंकि वो अपने जीवन को ख़त्म भी कर सकता है। ये आज़ादी उसको मिली है। तो ये स्रोत की तरफ से मिला हुआ, यूँ देखा जाए एक उपहार है। ये आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बना भी सकते हैं। तो अब विकल्प देखना पड़ेगा कि बनाना चुने कि ख़त्म करना चुने। ख़त्म करना चुनते हैं तो आपके हाथ तो कुछ नहीं आएगा, सब ख़त्म, चीज़ें दैंड। तो खेल खेलना ही है तो अच्छा खेलो, अच्छा खेलो, ये सुविधा दी गई। लेकिन ये चीज़ चुनौती के रूप से उसको धक्का दे सकती है। अब संवेदनशीलता का प्रश्न था, तो अगर उसको यहाँ पर हम डालें तो एक संवेदनशील व्यक्ति के भीतर भी आत्मघात के विचार आ सकते हैं, लेकिन तब वो आत्मघात की तरफ जाएगा नहीं, तो वो जीवन निर्माण की तरफ जाएगा, उसको ट्रांसेंड करेगा। वो जीवन की निस्तारता को देख पाएगा, वो तमाम मूर्खताओं को छोड़ने की तरफ बढ़ जाएगा। वो ऐसे नहीं जाएगा कि मूर्खताएं हम नहीं कर पा रहे हैं तो आत्मघात कर लें। उसको देख के लगेगा ये तो जीवन ख़त्म कर देने जैसा है। अगर यही जीवन है तो क्या जीना है, तो फिर वो कुछ नए जीवन की तलाश करेगा। तो एक दृष्टि से बहुत प्रतिभाशाली लोगों के जीवन में भी कभी न कभी एक पड़ाव आता है जब वो आत्मघात के बारे में सोचते हैं ये संभावना के रूप में, लेकिन वो कर नहीं लेते हैं क्योंकि उसके परिप्रेक्ष्य में फिर वो कुछ और नया निर्माण करते हैं। वही एक पॉइंट होता है जहाँ वो ट्रांसेंड कर सकते हैं। और आम व्यक्ति जिसकी प्रतिभा भी विकसित नहीं हुई है, उस ट्रांसेंड करने का, अतिक्रमण करने के बिंदु में वो उलझ के रह जाता है। ये खेल है इसका। जैनों में जो संथारा कल्चर है, जैसे वो अपना अन्य त्याग देते हैं और अपने आप को कहते हैं कि अब मैं नहीं रहूँगा, खुद ही वो चुनते हैं कि मैं मृत्यु को चुन रहा हूँ। तो क्या ये सुसाइड नहीं है एक तरीके का? क्या ये सही है, क्या गलत है? इस चीज़ को देखिए हमें समझना चाहिए बहुत अच्छे से। भारत में
आध्यात्मिक विकास में कुछ धाराएं बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम रहीं। वो वक्त जब बुद्ध थे, महावीर थे और बिहार की छोटी सी जगह पे 6 इतनी उच्च कोटि के मास्टर्स थे, गुरु थे, तो जो बातें विकसित हुई उस धारा में वो बड़ी गहरी मनोवैज्ञानिक और समझने जैसी। तो महावीर के दर्शन में जो कई चीज़ें आईं वो बड़ी वैज्ञानिक आई। आज भी उन पर विचार चलता है, हम लोग उस पर चिंतन कर रहे हैं। तो जैनों में जो ये संथारा की चीज़ आई, आज हम उसको यूथनेसिया और इस तरह के ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यूथनेसिया हम उसको कह रहे, कोई टर्मिनली इल हो गया तो उसको बहस चलती है कि रखना चाहिए कि जाने देना चाहिए। उसका ही दूसरा पहलू ये भी है कि एक व्यक्ति ने अभी होश में है और उसने जान लिया कि वो एक ऐसी टर्मिनल इलनेस में चला गया है और जीवन उसका बचेगा नहीं। तो ये उनकी बड़ी सचेतन कोशिश थी और बड़ी देखा जाए करुणापूर्ण कोशिश थी कि अब इस जीवन को बहुत लंबा खींचने से फ़ायदा नहीं है। तो संथारा उन लोगों के लिए ही कहा गया था कि अब कोई संभावना नहीं है जीवन के बचने की, तो आप अन्न जल त्याग देते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, पूरे होश में, सचेतनता में, शरीर को पोषण देना बंद कर देते हैं, शरीर धीरे धीरे कोलैप्स हो जाता है। लेकिन ये युवाओं के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए प्रिस्क्राइब नहीं था कि एक दिन एकदम झक आई और हम संथारा करेंगे बैठ के। संथारा उन लोगों के लिए प्रिस्क्राइब था जिनका जीवन जाने ही वाला है। अगर वो उसको लंबा खींचेंगे तो ज़्यादा कष्ट पाएंगे। अब बीमारी में अगर वो अपने को बचाने की चेष्टा करेंगे तो 3 साल कष्ट पाएंगे, संथारा में चले जाएंगे तो कुछ महीने में ही कष्ट समाप्त हो जाएंगे और जीवन जाना ही है। फिर ये एक बड़ी परिपूर्ण अंतर्दृष्टि से निकली बात थी कि व्यक्ति ने जीवन को परिपूर्ण जी लिया है। अब उसको जीवन जीने में कोई बेचैनी नहीं है, वो ऐसे बैठा है जैसे फिल्म तो हमने शूट कर ली है, अब हम उसको द एंड लगा सकते हैं फिल्म पे। तो ये उन्हीं साधकों या उन्हीं मुनियों के लिए था कि जो परिपूर्ण जीवन जीकर बैठे हुए हैं और अचानक उनको लगता है कि अब जीवन जा रहा है, ये बचने वाला नहीं है, संथारा का चुनाव कर सकते हैं। तो ये बहुत साहसी और बड़ा सचेतन चुनाव था, तो वो तो स्वागत योग्य है और बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग था। आज भी अगर लोग इतना साहसी हों तो तमाम कष्ट से बच सकते हैं। जैसे संथारा को ना भी देखा जाए तो हमने ही अपने निकट के परिजनों पे इस चीज़ को किया, हमारे सारे लोग जानते ही हैं। तो जब चिकित्सकों ने कह दिया कि इनके बचने का कोई वो उपाय नहीं है, तो हमने उनको फिर सामान्य ही रहने दिया। चिकित्सकों ने कहा इनको हम फूड पाइप डाल देते हैं, उससे खाना डालेंगे। तो मैंने उनसे पूछा इससे क्या होगा? उन्होंने कहा महीना भर 2 महीना खिंच जाएगा। तो हमने कहा उनको इस कष्ट में क्यों डालना है? 2 महीने बाद भी उनको बचना नहीं है, उनको फूड पाइप से खाना देकर भी हम एक अपने, ये हमारी हिंसा है कि हम उनको उतनी देर उस कष्ट में देखें और उनको हम बचाने की चेष्टा करें। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि मिरेकल भी तो होता है ना, फिर हो सकता है मिरेकल ही हो जाए, वो फूड पाइप से खाना अगर जा रहा है तो वो बच सकते हैं, ऐसा कुछ लोग देखते हैं। ये देखिए वो स्वतंत्र हैं देखने के लिए, यहाँ पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वो चमत्कार की आशा करें, बेशक जो कर सकते हैं करें, लेकिन चमत्कार की आशा में अंधविश्वास की तरफ ना भागें तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि करीब करीब बिल्कुल ही समझ में आ चुका होता है कुछ नहीं हो सकता, ये समझ में आ चुका होता है, तो वो चमत्कार की आशा ना होकर कई बार मोह की पकड़ ज़्यादा होती है जो व्यक्ति को ज़्यादा पीड़ा में डाल देती है। तो कभी कभी हमको जाने देना भी चाहिए लोगों को। जैसे मैं कहता हूँ, हमको आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी चाहिए और आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग, जाने की कला, जाने देने की कला, दोनों सीखनी चाहिए। सुसाइड का विषय बहुत ही गहरा है, बहुत ही व्यापक है। आनंद श्री के साथ बातचीत में हमने बहुत ही सीमित समय में इस विषय को कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि इस पॉडकास्ट से जो भी आपको अंतर्दृष्टि मिली होगी, उससे आप समाज में, परिवारों में जो भी सुसाइडल टेंडेंसी से ग्रस्त है, आप उसको ट्रांसेंड करने में मदद कर सकते हैं।
और भी अगर इस विषय से संबंधित जो आप लोगों के पास प्रश्न हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।